हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम एएलपी के सीरीज को लेके आगे बढ़ रहे थे और उस सीरीज को मुझे आधे में स्टॉप करना पड़ा। उसका वजह ये था कि कैमरा ठीक नहीं था, इसके वजह से क्लास डिले हो गया। ठीक है, तो अब हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और इसके साथ मैथ रीजनिंग और साइंस को फुल कंप्लीट करने पे हमारा मेन फोकस होगा। ठीक है, इसके साथ ही हम फिजिक्स में यानी कि साइंस में फिजिक्स में हम मोशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप मोशन को नहीं देखे हैं, नहीं उसको कंप्लीट किए हैं, सबसे पहले तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से हमारे मोशन के क्लास को कंप्लीट कीजिए। वो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपका जो भी कंफ्यूजन रहा हो, आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये मतलब नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने वो समझा है या नहीं समझा है। अगर नहीं समझे हो आप, तो आप वहां पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाके पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ उसको डिटेल से के साथ डील किया गया है। आप उसको सबसे पहले स्टडी करके उसके बाद हम आज जो करने वाले हैं उसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि बल एवं गति के नियम। हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जब हम ये देखते हैं ना, तो हमारे मन में आता है क्या बल। बल क्या बला भैया? बल तो हम सब जानते हैं कि बल किसको कहते हैं, लेकिन क्या हम उसको परिभाषित कर सकते हैं? उसको हम अपने जहन में उतार सकते हैं? हम उस बल की परिभाषा से समीकरण बना सकते हैं क्या? आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, बेसिक टू एडवांस। आपके भी समझ में आएगा और आपको एडवांस लेवल तक की इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे फोर्स में हम कब पता चलता है कि कोई बल लग रहा है। क्या कोई गाड़ी खड़ी है या फिर कोई पत्थर रखा हुआ है, क्या उस पर बल लग रहा है? उस पर बल लग रहा है, लेकिन उस पर जो बल लग रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है कि उस पर बल लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, जब आप उसको हिलाते हैं ना, तब वो हिलता है। ठीक है, मतलब कि आपने बाहर से कुछ उस पर बल लगाया तब जाके वो हिला। ठीक है, तो अब समझते हैं कि जब पत्थर रखा हुआ है तो भी उस पर बल लग रहा था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, तो उस प्रकार के बल को क्या कहते हैं हम? तो उस प्रकार के बल को हम कहते हैं असंतुलित बल। उस प्रकार के बल को हम कहेंगे असंतुलित बल, मतलब कि संतुलित बल। और हम जो बाहरी बल लगा रहे हैं, हम जो बाहर से बल लगा रहे हैं, उसको कहेंगे असंतुलित बल। यानी कि पत्थर रखा हुआ है, नहीं हिल रहा है, तो वो होगा संतुलित बल, मतलब वो संतुलन में है, इसलिए नहीं हिल रहा है। अगर हम बाहर से उस पर बल लगा रहे हैं तो वो कहलाएगा मेरा असंतुलित बल। चलिए एक कल्पना करते हैं, दो लोग हैं, आप और आपके दोस्त, या फिर मैं और मेरे दोस्त, या फिर ये मेरा एक दोस्त हो गया, ये एक मेरा दोस्त हो गया। हम क्या करते हैं, एक दोस्त इधर से आता है, एक दोस्त इधर से आता है, बीच में कोई वस्तु को कल्पना कर लेते हैं, दोनों को बराबर फोर्स लगा के धक्का देंगे। बराबर दोनों तरफ से बराबर धक्का दे रहे हैं, दोनों तरफ से बराबर बल लगा रहे हैं। क्या बीच वाला वस्तु हिलेगा? क्या नहीं हिलेगा। जैसे कि ये है, इसको बराबर धक्का दे रहे हैं, बराबर धक्का दे रहे हैं, तो ना ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। ठीक है, तो भैया ये इधर से इधर कब जाएगा, इधर से इधर कब जाएगा? जब हमारे बल का संतुलन बिगड़ेगा, मतलब कि वो असंतुलित हो जाएगा, तभी माना जाएगा कि वो बल लगा है और वो आगे और पीछे गया है। तो हम जो आज की क्लास में चर्चा करेंगे वो है सिर्फ और सिर्फ असंतुलित बल की चर्चा करेंगे। संतुलित बल की चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे असंतुलित बल की। ठीक है, तो बल क्या है? बल एक बाहरी कारक है जो बाहर से हम कुछ लगाते हैं उस पे। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बल है क्या। ठीक है, इसको जानने से पहले हम पढ़ेंगे गति के नियम। भाई गति क्या है, गति को किस तरीके से हम परिभाषित करते हैं, इस पे चर्चा करने के बाद हम बल को आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो हम आज के क्लास में करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम और न्यूटन का तृतीय गति नियम, तीनों को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का जो गति नियम है, गति का नियम है, लॉज ऑफ जो मोशन है, उसका प्रतिपादक कौन है? सर आइजैक न्यूटन, जिसको हम शॉर्ट में न्यूटन कहते हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले, इनकी कहानी क्या है, सबसे पहले इन्होंने पुस्तक में, अपने एक पुस्तक प्रिंसिपिया में जिसमें चर्चा की थी, उसमें लॉ ऑफ मोशन मतलब कि गति के नियम के बारे में चर्चा किया गया था। तो हम उनके पुस्तक को याद रखेंगे कि प्रिंसिपिया में, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि किस पुस्तक में जो है कि लॉ ऑफ मोशन को इन्होंने डिस्क्राइब किया था, तो वो है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां तक समझने वाली कोई भी बात नहीं है। कहानी में अब परिवर्तन होगा, अब कहानी यहां से शुरू होने वाला है।
तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे गति के प्रथम नियम, ठीक है, गति के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? वो कहता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में कोई वस्तु अपनी अवस्था मतलब चाहे वो गति में हो या विराम हो, अपनी अवस्था गति अथवा विराम को बनाए रखती है। पहला नियम यही कहता है, शॉर्ट में, आसान भाषा में। कोई आपसे पूछे कि गति का प्रथम नियम क्या कहता है, तो क्या कहेगा कि किसी बाह्य बल, बाह्य मतलब बाहरी बल के अभाव में, बाहरी बल नहीं हो तो कोई वस्तु क्या होगा, या तो विराम में रहेगा या फिर गति में ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर अपने स्थान पे रखा हुआ है, जब तक हम इस पे बल नहीं लगाएंगे, बाहर से बल नहीं लगाएंगे, तब तक ये क्या मेरे पास आएगा या फिर ये मूव करेगा, इधर से उधर गति करेगा? क्या नहीं करेगा, ठीक है। बाह्य बल के अभाव में ये गति नहीं करेगा। क्या ट्रेन चल रही है, मान लिया जाए ट्रेन चल रही है, उस पर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं, क्या वो रुकेगी? क्या नहीं रुकेगी। तो साधारण भाषा में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्रथम गति नियम क्या कहता है, किसी बाह्य बल के अभाव में कोई वस्तु अपनी अवस्था गति या विराम, ठीक है, को बनाए रखती है। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि भैया ये जड़त्व क्या है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। जड़त्व वह है जो अपनी अवस्था का में परिवर्तन का विरोध करता है। कोई वस्तु जब अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है तो उसको जड़त्व कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें। जड़त्व किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछा जड़त्व किसे कहते हैं, तो जड़त्व वो है कोई वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। चाहे वो गति में हो, उसको रोकना चाहते हैं आप, तो भी वो आपका विरोध करेगी, ठीक है। अगर कोई रुका हुआ है, उसको आप गति देना चाहते हैं, तो भी वो अपना विरोध करेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जड़त्व क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम कभी ना कभी जिंदगी में बाइक पे जरूर बैठते हैं और बाइक जरूर चलाते हैं या फिर बाइक के पीछे जरूर बैठते हैं। तो आपने एक बात नोटिस किया होगा, अगर आप अनबैलेंस तरीके से बैठे हो, सिर्फ बाइक पे बैठे हो, आपको पता नहीं है कि बाइक चलने वाली है, तभी आपका साथी क्या करता है, आगे से बाइक स्टार्ट करके अचानक से एक्सीलरेटर देता है, ठीक है, अचानक से एक्सीलरेटर देता है। जब अचानक से आगे बढ़ता है तो आप तो भाई विराम अवस्था में थे, तो होता क्या है, आप पीछे की तरफ झुक जाते हो, पीछे की तरफ ऐसे झुक जाते हो। तो वो क्या हुआ, आप अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहे हो, मतलब आप पीछे ही रहना चाहते थे, आप उसी जगह पे रहना चाहते थे। इसीलिए जब आप ऐसे बैठे थे ना, बाइक आगे गया तो ये आगे चला गया, लेकिन आपका जो पूरा शरीर है वो पीछे रहना चाहा, ठीक है। तो वो क्या है, जड़त्व का अवस्था है, उसी को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व मतलब जरा हुआ, सटा हुआ, ठीक है, रुका हुआ, थमा हुआ, ठीक है, इस चीज को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का मतलब तो जान ही रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये मार्कर मेरे हाथ पे है, ये मार्कर क्या है, मेरे हाथ पे है। अगर हम अपने हाथ को तेजी से आगे ले जाते हैं, तेजी से आगे ले जाते हैं, तो क्या होगा, मार्कर यहीं पे गिर जाएगा। जैसे कि देखिए ये हाथ है, तेजी से लेके गए तो क्या हुआ, मार्कर नीचे गिर गया, ठीक है, मार्कर क्या हुआ, नीचे गिर गया। मतलब मार्कर अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। मार्कर क्या कर रहा है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। मार्कर क्या था, विराम अवस्था में था, मार्कर क्या था, विराम अवस्था में था। अचानक से अगर हम हाथ जाते हैं तो मार्कर यहीं रह जाता है, नीचे गिर जाता है मार्कर, ठीक है। तो ये अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को त्वरण कहते हैं, उसी को जड़त्व कहते हैं। ये आपको समझ में आ रही है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, जड़त्व किसको कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो मेरा गति का प्रथम नियम और जड़त्व में कोई अंतर नहीं है। गति का प्रथम नियम कहता है कि बाह्य बल के अभाव में कोई वस्तु जो है गति या विराम अवस्था को बनाए रखती है। जड़त्व कहता है कि अगर हम किसी को बल देना, गति देना चाहते हैं या फिर किसी को रोकना चाहते हैं, तो वो अपने अवस्था में, मतलब कि जो स्थिति में वो है उसमें परिवर्तन का विरोध करेगी। जैसे कि आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जब आप ट्रेन में बैठते हैं, ठीक है, तो ट्रेन में बैठते हैं, जब ट्रेन अचानक से स्टार्ट होता है तो आप क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। वही ट्रेन जब रुकता है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ढन बना के गिर जाते हैं, ठीक है, ट्रेन में खड़े हैं, उनको पता ही नहीं, बड़े स्टाइल में पॉकेट में हाथ दे के खड़े हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ट्रेन जब जैसे ही चलने लगती है हड़बड़ा के गिर जाते हैं, ढनबना जाते हैं वहीं पे, या फिर खड़े हैं, तेजी में गति में चल रहा है। जब ट्रेन गति में है तो आपका शरीर भी गति में होता है, ये उस व्यक्ति को पता नहीं होता है। वो आराम से स्टाइल मारने के चक्कर में पॉकेट में हाथ देके खड़ा रहता है। तो होता क्या है, जैसे ही इंजन आगे बढ़ा, ठीक है,
तो इंजन आगे बढ़ा तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है वो किस दिशा में मुड़ा हुआ है। वो अगर इस दिशा में मुड़ा हुआ है तो आगे की तरफ गिरेगा, इस दिशा में मुड़ा हुआ है तो पीछे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो वो किस कारण से होता है, तो वो जड़त्व के कारण से होता है। वो ये चीज प्रूव करता है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम, मतलब वो जड़त्व का नियम भी है। ठीक है, और साथ ही साथ जब भी हम न्यूटन का प्रथम गति नियम पढ़ रहे हैं तो एक चीज हमको ध्यान में आया, क्या इसमें बार बार बल का चर्चा हो रहा है, तो हम जाने अनजाने बल के विषय में जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं कि गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि गति के प्रथम नियम किस नियम से, गति के न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो आपको बता देना है कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया, जड़त्व किसको कहते हैं, ये हो गया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रुका हुआ व्यक्ति, रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति रेलगाड़ी के चलने से अचानक पीछे की ओर झुक जाता है, वो किस कारण से होता है, वो जड़त्व के कारण से होता है। अंडरस्टैंड? तो यहां तक अगर क्लियर है तो हम चलेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ में, दूसरा नियम में, और इसको भी आसानी से समझेंगे और देखेंगे कि न्यूटन के दूसरे नियम से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कहता है कि किसी द्रव्यमान, न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है कि किसी द्रव्यमान m, मतलब किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाने पर बल की दिशा में a त्वरण उत्पन्न होती है। मतलब कोई वस्तु पर जो है किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो कुछ त्वरण उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो बल को हम समझ गए हैं। तो इससे हमको ये क्या पता चलता है, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, इसको समझना है। F इक्वल टू एम इंटू ए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। F यानी कि फोर्स, m इंटू एम इक्वल टू एम मतलब कि मास, a मतलब एक्सेलरेशन, मतलब कि F मतलब फोर्स मतलब बल, m मतलब मास मतलब द्रव्यमान, a मतलब एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण। ठीक है, तो हम बल कैसे पता करेंगे कि बल लगा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए, आप कैसे बताइएगा कि बल लगा है, आप बोलिएगा देखिए सर, हम जो है ना इस मार्कर को ऐसे धक्का दिए तो ये आगे बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ गया, धक्का देने से क्या होता है, ये मार्कर आगे बढ़ जाता है। या फिर हम किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल को पीछे से धक्का देंगे, वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो आपका बल कैसे डिसाइड होगा। कोई व्यक्ति, आप कल्पना करना है दो लोगों के बारे में। ठीक है, एक व्यक्ति 5 किलो का गोला उठाता है, 5 किलो का गोला उठाता है और उसको जोर से फेंकता है। ठीक है, जोर से फेंकता है, वो कुछ दूर जाके गिरता है। और दूसरा व्यक्ति वही गोला, सेम गोला उठाता है, उसको भी जोर से फेंकता है, लेकिन वो इस बार से ज्यादा दूरी तक फेंक देता है। तो इससे हम क्या दिमाग लगाते हैं कि फलना आदमी के पास फलना आदमी से ज्यादा बल है। ठीक है, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति के पास ज्यादा बल है, ये हम ऐसे तुलना लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या दिमाग लगाए, सबसे पहले हम ये दिमाग लगाए कि वो जो उठाया जा रहा है वजन, वो भारी कितना है, कितना भारी है। जैसे बजरंगबली तो पर्वतें उठा लिए थे हाथ में। ठीक है, पर्वतें उठा लिए थे, और वहीं पे कोई लोग जो है पत्थर भी नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति होता है जो कि पर्वत उठा के उड़ जाता है, और एक होता है कि जो कि पत्थर भी नहीं उठा पाता है। तो सोचिए ज्यादा बल किसके पास, तो बजरंगबली के पास। सिंपल माइंड है ना, वही बात है। हमको जब भी बल पता करना है तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, उसका वजन कितना है। मान लिया जाए वस्तु का द्रव्यमान है 100 kg, और आप उसको धक्का दिए, इतना जोर से धक्का दिए वो उसमें गति आ गया। क्या आ गया, गति आ गया। जब हम द्रव्यमान को उसके त्वरण के साथ गुना कर देते हैं, द्रव्यमान को त्वरण के साथ गुना कर देते हैं, तो वही कहलाता है मेरा फोर्स, वही कहलाता है मेरा बल। तो बल को इंडिकेट करने के लिए इसका एसआई मात्रक भी होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, और एक और होता है न्यूटन कहते हैं इस चीज को, न्यूटन किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, इसी को न्यूटन कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन इसको सबसे पहले न्यूटन ही बताया था कि इसका व्यंजक जो है न्यूटन के द्वारा ही बताया गया था। इसलिए जो है ये जो मात्रक है, एसआई मात्रक है, इसको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? तो हम इस सबसे पहले समझते हैं कि ये एसआई मात्रक कैसे आया। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हम कट रहे हैं लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम फ्रेम से थोड़ा बाहर हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि हम जानते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए, यही जानते हैं हम, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये जानते हैं हम।
ठीक है। तो बल बराबर, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रा, किसी भी चीज को हम नापते हैं उसका एसआई मात्रा क्या होता है, किलोग्राम यानी कि केजी। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, केजी। क्या होता है, केजी। इनटू एक्सीलरेशन का एसआई मात्रा, जैसे कि हम मोशन में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम एक साथ लिखें तो क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो इसी को हम प्यार से कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। किसके सम्मान में कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में हम इसी एसआई मात्रा को न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब समझते हैं इसका ऑफिशियल डेफिनेशन। किसका, द्वितीय गति नियम का ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, वो पढ़िए। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल कहलाता है। संवेग में परिवर्तन, आखिर ये संवेग क्या है, आखिर ये संवेग क्या है, इसको तो समझना जरूरी है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा संवेग को भी समझ लेते हैं। संवेग किसको कहते हैं, इसको समझने के बाद हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम तृतीय गति नियम में चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे संवेग क्या है। संवेग क्या है, आप अगर किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, आपको अगर ये मार्कर फेंक के मारे, अगर हल्का सा धीरे से प्यार से, ठीक है, कम चोट लगेगा। वही अगर हम स्पीड में मारते हैं तो क्या होगा, ज्यादा चोट लगेगा। स्वाभाविक सी बात है। किसी भी व्यक्ति को आप धीरे से मारें, कम चोट लगेगा। थोड़ा सा गति बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए हाथ का, क्या होगा, ज्यादा चोट लगेगा। और स्पीड बढ़ा देना है और ज्यादा चोट लगेगा, और स्पीड बढ़ा देना है और ज्यादा चोट लगेगा। मतलब क्या, संवेग किस पर निर्भर कर रहा है, आपके हाथ के वजन पे। आपका हाथ का वजन कितना है और किस पे निर्भर कर रहा है, और जो है हमारा जो वेग है, हाथ का जो गति है, उस पर निर्भर करता है। तो संवेग दो चीजों पे निर्भर करता है। पहला तो हमारा हाथ का जो गति है, जो वेग है, उस पे निर्भर करता है। दूसरा किस पे निर्भर करता है, आपके हाथ के द्रव्यमान पर। मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान को अगर वेग के साथ गुना कर दिया जाए, द्रव्यमान को वेग के साथ गुना कर दिया जाए, वही मेरा संवेग कहलाता है, वही मेरा मोमेंटम कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो मोमेंटम, उसको पी द्वारा डिनोट किया जाता है। संवेग को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, पी द्वारा सूचित किया जाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। क्लियर है? ठीक है, जब हम संवेग समझ गए हैं, ठीक है, संवेग समझ गए हैं, तो थोड़ा सा एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लेते हैं हम किसी भी वस्तु का संवेग प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी वस्तु का संवेग मतलब पी प्राप्त करना चाहते हैं, मोमेंटम प्राप्त करना चाहते हैं, तो m इंटू वी करेंगे। m इंटू वी करेंगे, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास माने द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब वेग। कोई दिक्कत है? हम इसको करने का, मास मतलब द्रव्यमान को हम केजी में नापते हैं। मान लिया जाए कि कोई जो है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है, लिख लीजिए, अपने मन से कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है, और उसका जो गति है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। कोई दिक्कत है? वेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। मास का क्या होता है, केजी। हम ऐसा ही मात्रा को साथ में लिखेंगे ताकि हमको रटने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, हम कभी भी ऐसा ही मात्रा को रटेंगे नहीं, उसके साथ लिखेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही मेरा 4 चैप्टर कंप्लीट होगा ना, हम टोटल चैप्टर का न्यूमेरिकल लगभग 100 से 150 न्यूमेरिकल को ऑनलाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और टोटल क्लियर हो जाए, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो तो आपसे थोड़ा सा भी चूक नहीं हो। 100% टारगेट होना चाहिए आपका एग्जाम पे और आपके सिलेबस पे। इसके बिना कोई भी एग्जाम निकाला नहीं जा सकता है। सिलेबस के साथ आपको स्पीड भी मेंटेन रखना है, वो बात हम मैथ के क्लास में करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या पता चलता है, संवेग कितना निकलता है यहाँ से, 25 केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 25 केजी मीटर प्रति सेकंड। तो यही तो ऐसा ही मात्रक है ना संवेग का। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और बल का ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन। आप बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन बोल दीजिए या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलिए, बस बराबर है। या फिर आप संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या बोलेंगे, केजी मीटर पर सेकंड। क्या न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं आप, संवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसका मात्रक हम न्यूटन सेकंड क्यों कह सकते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकंड क्यों कहते हैं, कि जानते हैं न्यूटन को कैसे डिनोट करेंगे हम, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करेंगे। और इसमें अगर सेकंड गुना कर दें, ठीक है, सेकंड इसके साथ गुना कर देंगे, इस पे पावर कितना है, +1 है ना, +1 है ना, मल्टीप्लिकेशन में है तो केजी मीटर। ठीक है, +1 गुना में क्या होता है, पावर जुटता है ना, तो जोड़ेंगे तो -2 +1, यहाँ बचेगा -1।
कोई दिक्कत है? यही चीज है मेरा संवेग का। संवेग को हम न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं या फिर बल को न्यूटन भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, तो चलिए हम इसका ऑफिशियल डेफिनेशन को पढ़ के इसका व्यंजक, बल का फाइनली व्यंजक प्राप्त करते हैं। कहां से हमको मिलता है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन जो मिला, मैंने जो बताया, ये कहां से आया, ये तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, यहां पता करना है कि ये आया कहां से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल कहलाता है। मतलब आरोपित बल क्या कहलाएगा? संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब संवेग अभी कुछ है, ठीक है, उसमें परिवर्तन हो रहा है क्या? मतलब मेरा जो 25 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड था, है ना, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या? इसमें कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन हो रहा होगा, या तो ये बढ़ जा रहा होगा या घट जा रहा होगा। ठीक है, तो यही संवेग में जो परिवर्तन है, संवेग का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? संवेग का फॉर्मूला क्या जानते हैं? P इक्वल टू एम इंटू वी, ये जानते हैं ना। संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, ये जानते हैं। ठीक है, क्या द्रव्यमान को बदला जा सकता है क्या? मान लिया जाए आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, तो अगले बार आपको जोर से थप्पड़ मारना है, संवेग को बढ़ाना है, संवेग में परिवर्तन करना है, तो आप क्या कीजिएगा? हाथ का वजन बढ़ा लीजिएगा क्या? बढ़ा पाइएगा क्या? नहीं बढ़ा पाइएगा। क्या बढ़ा सकते हैं? जोर से थप्पड़ मारने के लिए क्या बढ़ाने की जरूरत होती है? जोर से थप्पड़ मारना है तो हाथ का वेग बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ाना है। आनी बात समझ में? तो संवेग में परिवर्तन तभी होगा जब हम सिर्फ और सिर्फ वेग में परिवर्तन करेंगे। वेग में परिवर्तन करने से ही संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा क्या? हाँ, ऐसा है। ठीक है, तो हम हाथ के द्रव्यमान को नहीं बदल सकते। मान लिया जाए हम किसी को एक पत्थर से मारना चाहते हैं, ठीक है, पत्थर बहुत ही प्यार से फेंकिए, हल्के से, क्या होगा? उसको चोट हल्का लगेगा, बहुत कम लगेगा, ना के बराबर लगेगा। वही पत्थर का वजन तो नहीं बढ़ा रहे हैं, वही पत्थर है, उसका जो है मास, मतलब कि द्रव्यमान नहीं बढ़ रहा है। याद रखिएगा, द्रव्यमान कभी नहीं बढ़ेगा, द्रव्यमान वही है। बस क्या किए, थोड़ा सा उसका वेग बढ़ा दीजिए, मारने का जो वेग है आपका, वेग बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा वेग में फेंकिए, क्या होगा? ज्यादा चोट लगेगा। मतलब क्या? चोट लगना मतलब ही समझ जाइए संवेग, उसी को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान के साथ वेग को जुड़ जाना संवेग कहलाता है। जब द्रव्यमान के साथ वेग को का गुणनफल होता है तो वही क्या कहलाता है? मेरा संवेग होता है। मतलब क्या? जितना ज्यादा वेग उतना ज्यादा संवेग, जितना द्रव्यमान ज्यादा उतना ज्यादा संवेग। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसमें द्रव्यमान को हम नहीं बदलते हैं, लेकिन भी वेग को बदला जा सकता है बल लगाकर। मान लिया जाए कोई बॉल उधर से आ रहा है, बॉल उधर से आ रहा है, आप बैट लिए और ज्यादा थोड़ा जोर लगा के मार दिए बॉल को, क्या होगा? स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो बाहरी बल उस पर लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कभी भी बल लगाएंगे तो उसका वेग परिवर्तित हो जाएगा, मतलब कि संवेग परिवर्तित हो जाएगा। वेग परिवर्तित होगा तभी संवेग परिवर्तित होगा। ठीक है, मान लिया जाए पहले कोई भी वस्तु है, प्रारंभिक वेग उसका u है, u मान लीजिए, किसी भी चीज का प्रारंभिक वेग यहां लिखते हैं, प्रारंभिक वेग क्या है? u। और जब बढ़ गया, जब परिवर्तित हो गया, तब उसका वेग कितना था? अंतिम वेग उसको मानेंगे हम, अंतिम वेग उसका v था। ठीक है, अब द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा भैया, द्रव्यमान तो बदलने वाला है नहीं, उसको m ही मान के हम लोग चलेंगे। तो संवेग में परिवर्तन दो तरह से मानते हैं, जब हम प्रारंभिक वेग उसका u मीटर पर सेकंड था, ठीक है, और जब उसका v मीटर पर सेकंड था। मान सकते हैं इतना? कोई दिक्कत नहीं। इतना अगर हम मान सकते हैं तो संवेग p बराबर क्या हो जाएगा? P1 बराबर, पहला संवेग इसके अनुसार लेते हैं, ठीक है, u बराबर मास इंटू वेग, मतलब प्रारंभिक वेग क्या था? u, लिख दिए। वही दूसरा संवेग जो है P2 जो है वो क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, मतलब कि अंतिम वेग लेंगे दूसरा बार। पहला कंडीशन में प्रारंभिक वेग लिए, दूसरे कंडीशन में अंतिम वेग लिए, कोई दिक्कत है? तो इसको कहते हैं P1 और P2, दो चीज। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन करने के लिए संवेग में परिवर्तन की दर भी निकालना है, मतलब कितना समय लग गया संवेग में परिवर्तन होने में, बटे उससे भाग दे देंगे तो दर निकल जाएगा। वही किया यहाँ संवेग 2, मतलब दूसरे संवेग में पहले संवेग को घटा के उसको t से, मतलब समय से भाग दे दिए, तो वो किसके बराबर होगा? बल, यानी कि F के बराबर होगा। ये क्या कौन कह रहा है? द्वितीय नियम कह रहा है, न्यूटन का दूसरा नियम कह रहा है। ये कह रहा है दूसरा बल F बराबर क्या लिखे हम? mv माइनस mu, मतलब P2 बराबर क्या निकाले हम लोग? mv, m इंटू v, mv माइनस P1 बराबर क्या निकाले? mu, यानी कि mu। कोई दिक्कत है? होना भी नहीं चाहिए। फिर हम इसको थोड़ा सा और देखिए, m दोनों में था, m को कॉमन ले लिए, v माइनस u, अंदर क्या बच गया? v माइनस u,
m को खींच के बाहर निकाले तो अंदर बचा v माइनस यू बटे t से उसको भाग दे दिए, समय से भाग दे दिए। तो f बराबर क्या हो गया, m इंटू v माइनस यू को अंदर रख लिए, m को थोड़ा सेपरेट कर दिए। ठीक है, तो हम क्या जानते थे, त्वरण का जब भी हम लोग पढ़े थे त्वरण, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते थे और संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, बल कहेंगे। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर ये बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे मोशन में, ये बराबर पढ़े थे हम लोग v माइनस यू बटे टी। मतलब कि प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय को समय से अगर भाग दे दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, मेरा त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पे हम m को m ही रहेगा, m तो बदलेगा नहीं, लेकिन इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, चूंकि a बराबर v माइनस यू बटे टी। जब v माइनस यू बटे टी बराबर a है तो इसके जगह पे हम a बैठा सकते हैं। यही से मेरा एक व्यंजक निकल के आता है f इज इक्वल टू m इंटू ए। कोई दिक्कत है? तो f बराबर क्या निकल जाता है फाइनली, m इंटू ए। तो ये क्या निकला, किसका व्यंजक निकला जी, ये बल का व्यंजक निकला। किसका व्यंजक निकला, बल का व्यंजक निकला। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है द्वितीय नियम से, ठीक है, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप इसको अगर नहीं आ रहा है समझ में तो थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। ठीक है, तो पूरे अच्छे से इसको जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा इस फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाएगा कि द्वितीय नियम मतलब बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है। प्रथम नियम से बल का परिभाषा, दूसरा नियम से बल का व्यंजक, तो तीसरा नियम क्या होता है, अब ये पढ़ना है हमको। ठीक है, अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं फोर्स, संतुलित बल, असंतुलित बल, गति का नियम में प्रतिपादक सर आइजैक न्यूटन और पुस्तक प्रिंसिपिया जिसमें प्रकाशित हुआ था न्यूटन का गति नियम। ठीक है, गति का प्रथम नियम पढ़ चुके हैं हम, जड़त्व को पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, गति के नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है ये भी जान चुके हैं हम। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं वो भी जान चुके हैं हम। मतलब बल बराबर F इक्वल टू m इंटू ए होता है ये भी जान चुके हैं हम। यहां तक हमको क्लियर हो चुका है। तो आप चलते हैं, थोड़ा नजर डालते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे हम थोड़ा नजर डालते हैं। बहुत ही छोटा है, बहुत आसान तरीके से समझना है इसको। ठीक है, आसान तरीके से समझना है। यहाँ देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ को, तो ये थर्ड लॉ क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम अगर, ठीक है, इस पे बल लगा रहे हैं, मान लिया जाए इसको इस तरह के बल लगा रहे हैं, तो ये वस्तु मेरे ऊपर उतना ही बल लगा रहा है विपरीत दिशा में, ये समझना है। ठीक है, इस नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है। आपने कभी भी देखा होगा, जब भी गोली चलता है, मारा गोली आगे, गोली तो आगे की तरफ मार रहे हैं लेकिन हमको पीछे की तरफ फेंकता है, थोड़ा सा क्या करता है, पीछे की तरफ फेंकता है ना। उसी तरीके से जब हम जो है नाव पे या फिर किसी चीज पे, कोई ऐसे चीज पे बैठते हैं जो कि फिसलने वाला है, क्या होता है, फिसलने वाला है। या फिर आप कुर्सी पे बैठ जाइए, कुर्सी पे खड़े हो जाइए, ठीक है, कुर्सी पे खड़े हो जाइए और आगे की तरफ कूदिए, तो कुर्सी थोड़ा सा पीछे की तरफ घसक जाता है। ठीक है, लेकिन उसका जब बल नापेंगे, बल कैसे नापेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन के अनुसार से, वजन किसका ज्यादा है किसका कम है उस अनुसार से आगे पीछे जाएगा। इसके अनुसार जब हम उसका फोर्स नापेंगे तो वो दोनों आपस में बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर हो जाएगा। कभी भी अगर कोई व्यक्ति नाव अगर नदी के किनारे लगा है, हम नाव पे चढ़ गए और नाव पे चढ़ के वापस से किनारे पे कूदना चाहेंगे तो हम तो आगे चले जाएंगे लेकिन नाव थोड़ा पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमको पता चलता है, किससे पता चलता है, तृतीय गति नियम से पता चलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसको कौन सा नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपके पास कैसे बनेगा, एक बार माइंड सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि कोई व्यक्ति नाव पे चढ़ के जब भी किनारे पे कूदता है तो नाव पीछे की तरफ खिसक जाता है, तो वो न्यूटन के किस नियम के आधार पे होता है। ठीक है, तो आपको बताना है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार होता है। तो चलिए, आज का क्लास तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, हम इस पे काम करेंगे। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम स्पेशल क्लास ले सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है,
तो चलिए हम अब मिलेंगे आगे। आगे हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रॉकेट प्रणोदन, मतलब रॉकेट कैसे ऊपर उठता है, ठीक है, संवेग कैसे संरक्षित रहता है, बैट बॉल कैच वैच सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग संवेग के बारे में आज पढ़े हैं, आवेग के बारे में भी पढ़ लेंगे। वैसे आवेग आपके सिलेबस में नहीं है, आवेग से आपके पास क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन संवेग पढ़े हैं तो आवेग भी पढ़ लेना जरूरी है। तो हम आवेग पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करना चाहेंगे और मिलना चाहेंगे आपसे अगले क्लास में। और अगला क्लास जो पार्ट 2 होगा वो इसी चैप्टर से होगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से होगा। जब तक फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हो जाता है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम जस्ट अगले चैप्टर ग्रेविटेशन में चलेंगे और हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।